हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस इस पर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसिड वो है जो H प्लस लूज करता है और बेस वो है जो H प्लस गेन करता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर इस रिएक्शन की हम बात करें तो जो HCl है ये क्या कर रहा है, ये H प्लस को गेन कर रहा है, सॉरी H प्लस को लूज कर रहा है। और H प्लस को लूज कर रहा है तो ये एसिड है और ये H प्लस को गेन कर रहा है, ये बेस है। जब ये H प्लस को लूज कर देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसके कॉन्जुगेट बेस में, और जब ये H प्लस को गेन कर लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसके कॉन्जुगेट एसिड में। इसका मतलब एसिड और बेसिस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, जैसे कि अगर अपन बात करें HCl की, तो अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, Cl माइनस। ये वो पार्टिकल है जो बनेगा जब आप H प्लस को बाहर निकाल देंगे। जैसे PHOH है, अगर हम H प्लस यहां से निकाल देते हैं तो बन जाता है PHO माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन। ओके, एसिटिक एसिड जब H प्लस लूज करता है तो ये बना लेता है इसका कॉन्जुगेट बेस CH3CO माइनस। ओके, सल्फोनिक एसिड H प्लस लूज करके क्या बना लेता है, सल्फोनेट आयन। टर्मिनल अल्काइंस या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये H प्लस लूज करके एनायनिक फॉर्म बना लेता है जो इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। ओके, अगर उल्टी बात करें, अगर हम जैसे मान लो बेस है तो बेस वो है जो H प्लस गेन करता है, तो H प्लस गेन करके ये क्या बना लेता है, NH4 प्लस जो इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ओके, जैसे कि एसीटोन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं और अगर इन लोन पेयर्स से ये H प्लस गेन करता है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये H प्लस गेन कर रहा है मतलब अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ, और जो पार्टिकल बना है ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। RO माइनस जब H प्लस गेन करता है तो ROH ये बेस है, कॉन्जुगेट एसिड है, और SH माइनस से H2S बनता है जो इसका SH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो ये वीक एसिड्स होते हैं, और वीक एसिड्स हमेशा रिवर्सिबल साइन से डिसोसिएशन हम इनका शो करते हैं, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस आफ्टर अ सर्टेन टाइम दे अटेन इक्विलिब्रियम। तो जो भी एसिड है हमारे पास अगर कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम बनाता है तो एसिड H प्लस और अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। अब देखो भैया, एसिड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, आपने 1 मोल पर लीटर एसिड ले लिया, अब वो जितना ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस कर पा रहा है वही उसकी एसिड स्ट्रेंथ है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर ये ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस करेगा तो कॉन्जुगेट बेस भी तो ज्यादा बनेगा, क्योंकि जितना H प्लस बन रहा है उतना A माइनस भी बन रहा है। तो ये जितना ज्यादा H प्लस बनेगा उतना ज्यादा A माइनस बनेगा। और भैया A माइनस कब ज्यादा बनेगा, जब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस रिएक्शन को जितना ज्यादा हम फॉरवर्ड ले जा पाएंगे इक्विलिब्रियम में उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और कितना ज्यादा हम आगे ले जा पाएंगे जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। बेटा, जो अगर अपन बात करें मैथमेटिकली तो हमने पीसी में भी हमने ये पढ़ा है, इट इज K इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, एंड दीज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर टेकन एट इक्विलिब्रियम। सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को हम डिफाइन कर सकते हैं जितना ज्यादा H प्लस आ रहा है, या जितना ज्यादा A माइनस आ रहा है, या हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। कभी कभी मैथमेटिकली क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि बताइए किस एसिड का pKa सबसे ज्यादा है, तो pKa इज ए लॉग ऑपरेटर, हम इसको ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेटर लिखते हैं, इट इज माइनस लॉग K या लॉग ऑफ 1/K। तो K अगर बढ़ता है तो pKa कम हो जाता है। तो एसिड स्ट्रेंथ कब बढ़ती है, जब K बढ़ता है, या आपसे बोला जाए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मतलब मैक्सिमम K वैल्यू, या वीकेस्ट एसिड मतलब मिनिमम K वैल्यू, या आपसे बोला जाए एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उसका pK सबसे कम होगा, या pK जिसका सबसे ज्यादा होगा वो एसिड सबसे वीक होगा। तो K का ऑर्डर ही एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, या pK का रिवर्स ऑर्डर कहलाता है एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये तो बात मैथमेटिकल हुई, बट हमने जो जीओसी में पढ़ा अब तक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में, हमने पढ़ा कि जो A माइनस है कॉन्जुगेट बेस है, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंडक्टिव, मिजोमेरिक
ओके, रेजोनेंस इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनसे हम इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। और यही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है कि हम ए माइनस की स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करें और कैसे हम एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाएं। जैसे कि मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हमने सल्फोनिक एसिड लिया तो सल्फोनिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस हम यहां बनाएंगे वो होगा आर एस डबल बॉन्ड ओ माइनस। और हम जानते हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। ये ओ नेगेटिव इस एस डबल बॉन्ड के साथ, ये इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा और 3 ऑक्सीजन एटम्स इस माइनस चार्ज को शेयर करेंगे, आइडेंटिकल आरएस बनेगा। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में भी बनेगा तो आइडेंटिकल आरएस जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो, लेकिन ये केवल 2 ही एटम्स में माइनस चार्ज शेयर होगा। फिनॉल से जब हम H+ निकाल के कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन के अंदर रेजोनेंस तो जरूर होता है बट ये नॉन आइडेंटिकल आरएस बनाता है। आप देख रहे हो कि जो चार्ज है वो O से कार्बन पर जा रहा है। अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और यहाँ पर कोई रेजोनेंस इफेक्ट तो नहीं आता है। जो कॉन्जुगेट बेस है हम ऐसे बना सकते हैं। और अगर हम ROH की या अल्कोहल की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट बेस में इस R का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। जनरली अगर हम ट्रेंड देखें तो जो एसिड स्ट्रेंथ का जो ट्रेंड आता है वो इस तरीके से आता है, सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल, देन वाटर एंड देन अल्कोहल। मैंने बोला जनरली क्योंकि इसमें एक्सेप्शन भी है मिथेनॉल का, जो वाटर से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। बट मैं आपको समझाऊं कि इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल बना है बिकॉज ऑफ 3 आइडेंटिकल आरएस। इसका उतना स्टेबल नहीं है 2 आइडेंटिकल आरएस, इसका और भी कम स्टेबल है नॉन आइडेंटिकल आरएस। और यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है मगर ये डिस्टेबलाइज करने वाला फैक्टर प्लस आई आ गया जो एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्ट्स। ओके, अब जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन हमारे पास 3 हो सकते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो यहां पर हम क्या करें, यहां पर भी हम H+ निकाल करके कॉन्जुगेट बेस बना लें। जब हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहां पर जो कार्बन है उसी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मगर ये तीनों कार्बन बेटा एक जैसे नहीं हैं। ये कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है और इसका sp2 है और इसका sp3 है। तो हम जानते हैं कि परसेंटेज एज अ कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है sp का, फिर होता है sp2 का और फिर होता है sp3 का। और इसी ऑर्डर में हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफाइन करते हैं। जितना ज्यादा परसेंटेज इस कैरेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी नेगेटिव चार्ज की या कार्ब एनायन की। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो हमने बनाया है H+ निकाल के, वो कॉन्जुगेट बेस है और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा और यही ऑर्डर आना चाहिए एसिड स्ट्रेंथ का। देखो ये एसिड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है ये यही आना चाहिए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आते हैं उनके लिए हम एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिकली फिनॉल की। जो फिनॉल है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हम जानते हैं कि हमने जो है इसको 12th में पढ़ा है और बहुत सारी रिएक्शंस फिनॉल पर हमने रायमर-टामैन कोल्बे रिएक्शन और भी बहुत सारी रिएक्शंस हमने पढ़ी है। हम जानते हैं ऑर्थोपैरा ये डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थोपैरा पर होता है। बट अभी हम इसकी केवल एसिड स्ट्रेंथ की बात करें तो जो एसिड है ये H+ लूज करके बना लेता है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है जिसे मैं कहने जा रहा हूं फिनॉक्साइड आयन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था कि जो फिनॉक्साइड आयन है जब फिनॉल आयनाइज होता है तो फिनॉक्साइड आयन जो बनता है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ये मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जब मैं फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख रहा हूं तो लोन पेयर इज कन्वर्टिंग इनटू पाई एंड पाई इनटू लोन पेयर। इससे एक नया चार्ज आ रहा है O पर प्लस और कार्बन पर माइनस, और ये लोन पेयर जो है ये क्या हो रहा है आगे डीलोकेलाइज होकर के पैरा पर आ जा रहा है और पैरा से फिर डीलोकेलाइज होकर के ये लोन पेयर ऑर्थो पर आ जा रहा है और ऑर्थो से फिर हम वापस ऑक्सीजन पर ले जा सकते हैं। आप देखो कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहले का और लास्ट वाले का जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ज्यादा है।
क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, और ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये उतने स्टेबल नहीं हैं क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है। तो अगर अपन बात करें फिनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर की, मैंने H+ उड़ा दिया, फिनॉक्साइड आयन बना लिया, अब मैंने इसका RS बनाया, तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करके ऑर्थो, ऑर्थो से पैरा, और पैरा से ऑर्थो फिर वापस ऑक्सीजन पर जा सकता है, जैसा हमने डीलोकलाइजेशन फिनॉल में बताया था। मगर इसमें देखो, इसमें केवल एक ही माइनस चार्ज है, वही O से कार्बन पर गया, फिर कार्बन से पैरा कार्बन पर गया, फिर पैरा कार्बन से ऑर्थो कार्बन पर गया, फिर ऊपर गया, मतलब कोई नया चार्ज नहीं आया। जबकि यहां पर हमने जो फिनॉल के लिए देखा था, इसमें क्या हो रहा था, नया चार्ज आ रहा था। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि इसका जो रेजोनेंस है मोर इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट हो रहा है, इसलिए इसमें रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं है। ओके, बट स्टिल अगर अपन बात करें तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये नॉन आइडेंटिकल हैं, मोर और लेस यही स्ट्रक्चर है जो O पर माइनस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर माइनस है, ज़्यादा स्टेबल है, और कार्बन पर अगर माइनस आ रहा है तो उतना स्टेबल नहीं है। और यही रीज़न है कि हम यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और जो सल्फोनिक एसिड्स हैं, इनके कंपैरिजन में फिनॉल को वीकर एसिड हम कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर हम फिनॉल का ही कंपैरिजन करें, बहुत सारे डेरिवेटिव बना लें, मतलब डेरिवेटिव का मतलब हमने यहाँ पर ग्रुप्स लगाना चालू कर दिया, पैरा पर, ऑर्थो या मेटा पर भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको क्या करते हैं, कंपेयर करना शुरू करते हैं, इनकी एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो फिनॉल है, हमने पढ़ा हुआ है कि फिनॉल की पैरा पोजीशन पर हमने लगा दिया है NO2, और NO2 जो लगा दिया है इट इज ए -M ग्रुप, और -M ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहां पर जब माइनस चार्ज आएगा तो क्या होगा, जो -M ग्रुप्स हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, -H ग्रुप्स हैं स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, -I ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, इस ऑर्डर में। ओके, हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो डिक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी वो कौन करते हैं, +I, +H और +M, ये डिक्रीज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये तो -M ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है। बेटा इसको तो हम छोड़ ही दें, ये तो फिनॉल है नहीं, ये तो अल्कोहल है, इसको तो छोड़ दें, इसको तो बाद में डिस्कस करते हैं, कंपेयर बाद में करते हैं। ये जो ग्रुप है CH3, ये +H लगा रहा है, और ये जो OCH3 ग्रुप है पैरा पोजीशन पर +M लगा रहा है। हम जानते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर +M और +H, -M और -H ऑपरेट करते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर मेटा का आ जाता है, मेटा पे कोई ग्रुप है, तो केवल उस पर +I और -I ही लगते हैं। सबसे पहली बात, इनमें सबसे वीक मुझे दिख रहा है थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है ही नहीं। ठीक है, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है फर्स्ट। रीजन इज इसमें -M इफेक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि O पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। राइट, ये तो हो गया काम खत्म। अब इन दोनों में 4 और 5 में अगर हम देखें तो 4 इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, 5 इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बट +I और +M लग रहा है। +M इफेक्ट इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब वो वीक एसिड होगा, और फोर्थ वाला क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, और इसके बीच में कहीं आ जाएगा सेकंड, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। थर्ड में देखो क्या लग रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला सबसे स्ट्रांग कौन सा हो जाएगा, -M। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, एक मिनट रुको, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4 जो सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो ये सेकंड वाला बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो ये जो इफेक्ट है फोर्थ, ये वीक इफेक्ट है, और ये जो फिफ्थ वाला ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल। सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका फर्स्ट, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका सेकंड, कोई इफेक्ट नहीं है, ये डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को, ये हो जाएगा थर्ड, ये और ज्यादा डिक्रीज करेगा O नेगेटिव के माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी को, ये फोर्थ, और इसमें तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है, ये हो जाएगा फिफ्थ। ओके, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम एक और क्वेश्चन, इसमें देखो इसमें भी हमें वैसे ही करना है, सब फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं। यहां पर अगर अपन देखें तो
इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर ये जो ग्रुप है CH3 ये लगा रहा है प्लस H इफेक्ट। ओके, यहां पर देखो ये मेटा पोजीशन पर है और मेटा पोजीशन पर एक ही इफेक्ट ऑपरेट करता है, दैट इज इंडक्टिव, प्लस आई या माइनस आई। और यहां पर ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर प्लस H इफेक्ट हम लगा सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो प्लस H इफेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड जितना ऑर्थो पर होगा उतना ही पैरा पर होगा। तो फिर हम इसका इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर करने लगते हैं और दूरी की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ कम होगा और इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा होगा। ओके, तो ये जो इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस H और प्लस आई, ये एसिड स्ट्रेंथ को कम करने वाले इफेक्ट हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो ये नंबर 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। ठीक है, उसके बाद वीक इफेक्ट हम देखते हैं यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर अगर अपन देखें तो इन दोनों में से सेकंड और थर्ड में से प्लस H तो दोनों में बराबर लग रहा है, लेकिन प्लस आई यहाँ पर कम है, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर देखो फिनॉल के अगेन डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं CH3, CD3 और CT3। ठीक है, तो इन तीनों में अगर अपन कंपैरिजन करें तो ये क्योंकि पैरा पर लगे हुए हैं और पैरा पर ऑपरेट होता है प्लस H इफेक्ट, तो इन तीनों ग्रुप्स का कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होगा? प्लस H इफेक्ट। और जो प्लस H इफेक्ट है वो ज्यादा होता है किसका? CH3 का। ठीक है, और CT3 का कम होता है और CD3 का सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा किसका? प्लस H इफेक्ट का। अब प्लस H अगर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर अगर बढ़ता है तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये हो जाएगा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। ठीक है, अगर हम मेटा की बात करें तो मेटा पोजीशन पर इंडक्टिव लगता है और इंडक्टिव इफेक्ट CT3 का, ये रिवर्स ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा होता है, CD3 का कम होता है और CH3 का और भी कम होता है। और यहां पर क्योंकि ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है तो ये ऑर्डर इसका आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहां पर देखो जो फिनॉल है इसमें नाइट्रो लगा रखे हैं ऑर्थो मेटा पैरा पर। हम जानते हैं कि यहां पर जब ये मेटा पर लगा रहेगा तो इसमें केवल एक ही इफेक्ट लगता है और वो है माइनस आई। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पर कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस M इफेक्ट लगता है। तो ये वाला हमारा सबसे वीक एसिड हो गया। मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जो NO2 ग्रुप है और OH ग्रुप है, ये जो ऑर्थो पर प्रेजेंट होते हैं तो इनमें प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और H बॉन्डिंग की वजह से आपस में कनेक्टेड होते हैं। आपस में क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है और इस H का निकलना पैरा वाले मॉलिक्यूल के या पैरा आइसोमर के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है और ये सेकेंड हो जाता है। ठीक है, इनमें अगर अपन देखें जो OH ग्रुप इनके रिस्पेक्ट में अगर आप देखो पैरा पोजीशन पर CCl3 ग्रुप है जो क्या लगाएगा? माइनस H इफेक्ट। ओके, तो ये क्या लगाएगा? माइनस H इफेक्ट। CCl3 हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऐसा ग्रुप है जो माइनस H इफेक्ट शो करता है। इसके बाद NO2 ग्रुप है जो क्या लगाएगा? माइनस M इफेक्ट। और CH3 ग्रुप क्या लगाएगा? प्लस H इफेक्ट। ठीक है, तो इन सब में अगर अपन कंपेयर करें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बेटा अगर अपन बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो हमने बोला कि ये स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपेयर टू फिनॉल क्योंकि इनसे जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो आइडेंटिकल RS बनाता है एंड आइडेंटिकल RS जो बनते हैं वो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करवाते हैं कॉन्जुगेट बेस को कंपेयर टू नॉन आइडेंटिकल RS। ये दोनों आइडेंटिकल RS हैं। तो हमने डिस्कस किया कि अगर दो इक्विवेलेंट RS हैं तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द फिनॉल्स। ओके, इसके लिए अगर अपन बात करें जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जब हम H+ निकालेंगे तो जो एनायन आएगा उसकी स्टेबिलिटी के कंपैरिजन से हम कर सकते हैं क्या? एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। यहां पर अगर आप देखोगे तो जब हम H+ निकालेंगे तो यहां पर फ्लोरीन ग्रुप का क्या इफेक्ट रहेगा? फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का जो इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर अपन बात करें तो FCH2 C डबल बॉन्ड O-, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा और फ्लोरीन ग्रुप क्या लगाएगा यहाँ पर? माइनस आई।
और हम जानते हैं कि माइनस आई इज क्या स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग फैक्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनायन बन रहा है। तो जो फ्लोरीन है इसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा देन क्लोरीन, ठीक है, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो अगर अपन देखें सबसे ज्यादा माइनस आई की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ओके, इसके लिए अगर अपन बात करें, यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है, जैसे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं। तो जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतना माइनस आई स्ट्रांग होगा, और एटम्स अगर कम होंगे तो माइनस आई वीक होता जाएगा, और ये ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें, यहां पर देखो अल्काइल ग्रुप हमने बढ़ा लिए, तो यहां पर देखिए H ग्रुप है, ठीक है, तो यहां पर रहेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस, यहां क्या रहेगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। ओके, और यहां पर अल्काइल चेन बड़ी हो रही है तो ये रहेगा। अब जितनी ज्यादा कार्बन एटम्स अल्काइल चेन में होंगे उतना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो जो अल्काइल ग्रुप का प्लस आई है वो इंक्रीज हो रहा है, और प्लस आई अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि इसकी बात करते हैं हम लोग, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ओके, ये क्या है, मैलोनिक एसिड, और ये क्या है, सक्सिनिक एसिड। अब यहां पे क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, और अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन के कारण क्या होगा, इस तरीके का कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो यहां पर जो ये ग्रुप है ये माइनस आई शो करेगा, क्या शो करेगा, माइनस आई। नजदीक है ये, यहां पर क्या हुआ, जैसे यहां से आप H+ निकालेंगे तो एक कार्बन के गैप के बाद COH माइनस आई आएगा, और यहां पर हम H+ निकालेंगे 2 कार्बन के गैप के बाद माइनस आई आएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मैं ये बोल सकता हूं कि माइनस आई इफेक्ट कम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, माइनस आई इफेक्ट कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि इस COH का माइनस आई सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें होगा। इस COH का माइनस आई थोड़ा वीक हो जाएगा क्योंकि कार्बन बीच में आ गया है, डिस्टेंस बढ़ गया है, एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। 2 कार्बन आने से और भी माइनस आई कम हो जाएगा और एसिड स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, इसको SIR इफेक्ट भी कहा जाता है, सर इफेक्ट। सो सर इफेक्ट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, सर इफेक्ट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसका मतलब क्या है, सो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ये कहता है कि अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक एसिड है, और एक ग्रुप आपने ऑर्थो पे लगाया हुआ है, ऑर्थो पोजीशंस जो कि ये दोनों पोजीशंस है इनमें से कहीं लगाया हुआ है, तो इसका जो मेटा और पैरा आइसोमर है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने G को मेटा पे लगा दिया या पैरा पे लगा दिया, तो उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड्स आर जनरली मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड इटसेल्फ एंड आल्सो मोर एसिडिक कंपेयर्ड टू मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। एक्चुअली होता क्या है कि जो बेंजोइक एसिड है उसका जब हम H+ निकाल के कॉन्जुगेट बेस बना देते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। अब इस कॉन्जुगेट बेस में कुछ इस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, ये आइडेंटिकल RS, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बेंजीन के पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ इस तरह से। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट सो स्टेबल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसमें नया चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये आइडेंटिकल RS जो बन रहे हैं वो तो बने, मगर इस तरीके के RS जो हैं वो स्टेबिलिटी को बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो ये ना बने। अगर हम कोई ग्रुप यहां पर लगा देते हैं ऑर्थो पोजीशन पर, तो ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगाने से इन दोनों में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने से ये अपनी दूरी को G के साथ अपनी दूरी को बढ़ाना चाहता है, और बढ़ाना चाहता है तो ये अपने प्लेन से रोटेट कर जाता है। मतलब बेंजीन का प्लेन अगर बोर्ड का प्लेन है
तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से CO माइनस का प्लेन आ जाता है और इस वजह से वो आइडेंटिकल RS तो बना पाता है जैसे ऊपर हम देख रहे हैं, मगर बेंजीन के साथ RS नहीं बना पाता है और हम ये चाहते भी हैं कि वो ना बनाए और इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की बढ़ जाती है और हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ठीक है, तो इस पर देखो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया, तो यहां पर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि COH की तो ऑर्थो पे मैंने कुछ लगाया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर जो NO2 बनाया है ये भी प्लेनर ग्रुप है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर मैंने 2 CH3 लगा दिए और इस वजह से इन दोनों में रिपल्शन होगा, अपने प्लेन से रोटेट कर जाएगा और इसका -M इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन साइनाइड के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि साइनाइड लीनियर है और लीनियर है तो इसका रिपल्शन साइनाइड के साथ में नहीं होगा, ये रोटेट नहीं करेगा और इसका -M लगता रहेगा। अब हम जानते हैं कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड है और -M इफेक्ट लग रहा है तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, कंपेयर टू ऐसे में जिसमें -M नहीं लग रहा है। एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया जाए तो COH ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर देखो फिर से हमने CH3 ले लिया है, तो यहां पर तो भैया ऑर्थो इफेक्ट या SIR इफेक्ट लग जाएगा, ओके, यहां मेटा पोजीशन पर लग जाएगा +I, पैरा पर लग जाएगा +H, यहां कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये तो अनडाउटेड विनर हो जाएगा हमारा नंबर 1, ठीक है। यहां पर अगर अपन देखें तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो स्टेबिलिटी को कम करने वाले हैं, इसमें से उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं कर पाएगा, +I वीक इफेक्ट है और ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है तो O पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को और ज्यादा डिक्रीज कर देगा, एसिड स्ट्रेंथ को और कम कर देता है, ठीक है। तो हमें एसिड स्ट्रेंथ के लिए इस तरीके से चलना है, सबसे पहले -M फिर -H फिर -I, ठीक है, फिर डिक्रीज करने वाले टर्म्स +I +H एंड +M, ओके, मगर ये थोड़ा एक्सेप्शनल फैक्टर है, दैट इज द ऑर्थो इफेक्ट, ओके। अब हम बात करेंगे किसकी, बेसिस की। तो बच्चों बेसिस क्या है, बेसिस वो हैं जो H+ को गेन करते हैं और हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट बेस जो हमें पढ़ने हैं वो है अमीन्स, ओके। तो अमीन्स जो होते हैं ऐसे पार्टिकल्स हैं जो H+ गेन करते हैं। मान लो मैं एक जनरल बात करता हूं तो ऐसे पार्टिकल जो H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, वो बेस है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या है, आसानी से अवेलेबल है कि नहीं, रेजोनेंस तो नहीं कर रहे हैं, कोई फैक्टर ऐसे हैं +I +M +H जो लोन पेयर को बढ़ा रहे हैं, या कोई फैक्टर ऐसे हैं -M -H जो घटा रहे हैं, तो उन सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। हम ये बोल सकते हैं इट इज द ईज ऑफ प्रोटोनेशन, आसानी से H+ गेन कर पाए, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन रिलेटेड टू द रेडिनेस विद विच दे कैन बी प्रोटोनेटेड, आसानी से प्रोटोनेट वो हो पाता है जिसके पास लोन पेयर आसानी से अवेलेबल होता है या फिर रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा होता है, दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, एक अमोनिया है, एक मिथाइल अमीन है, एक डाइमिथाइल अमीन है और एक ट्राइमिथाइल अमीन है। अगर हम गैस फेज की बात करते हैं, किसी भी चीज का कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है, गैसियस स्टेट है, ठीक है, कोई वाटर या एच बॉन्डिंग का कोई फैक्टर नहीं है, तो ऐसे केस में 3 मिथाइल ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं नाइट्रोजन एटम पर थ्रू +I, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। यहां पर 2 ही डोनेट कर रहे हैं तो उतनी नहीं बढ़ती है, यहां पर 1 ही डोनेट कर रहा है तो और कम बढ़ती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर गैस फेज है तो ये सबसे स्ट्रांग होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं सबसे स्ट्रांग 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन अमोनिया, ठीक है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन बेटा जब बात वाटर की आ जाती है, एक्वस मीडियम की आ जाती है, ठीक है, एक्वस मीडियम, या हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट क्या है, H2O है, तब कहानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आ जाती है। जब हम CH3NH2 को प्रोटोनेट करके ये बनाते हैं या बनता होगा रिएक्शन मिक्सचर में, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं जो 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास 2 डिग्री अमीन होता है
तो केवल 2 H, क्योंकि एक तो पहले से और एक H+ आएगा, तो उतनी स्ट्रॉन्ग एज बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। और जब 3 डिग्री अमीन होता है तो एक ही H आता है, तो सबसे वीक एज बॉन्डिंग बनती है। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट भाई साहब बोल रहे हैं ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये सेकंड, ये थर्ड। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से बोले कि भैया हम तो ज़्यादा स्टेबल यहाँ बन रहे हैं, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड। तो बात केमिस्ट्री में जब दो ऑपोजिट फैक्टर्स आ जाते हैं तो प्लस माइनस नहीं करना है, बात फिर फैक्ट बेस्ड हो जाती है। बात फिर ये हो जाती है कि भैया आपको पता हो कि केबी किसका ज़्यादा है, पीकेबी किसका कम है, तो फिर फैक्ट के बेसिस पर आंसर आना चाहिए। तो अगर हम प्लस आई की बात करें तो 3-2-1 आंसर आना चाहिए, और एज बॉन्डिंग की बात करें तो 1-2-3 आना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर्स आते हैं ये एनसीईआरटी में भी दिए हैं, ठीक है। तो हम इस बेसिस पर गैस फेज में तो कर सकते हैं, लेकिन एक्वस फेज में इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, हमेशा ट्रू नहीं होगा। और ऐसे केस में जब हम वाटर को जब हम सॉल्वेंट लेते हैं तो जो ऑर्डर आता है, जब जो मिथाइल ग्रुप हम लेते हैं आर ग्रुप, तो 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया आता है। और जब इथाइल ग्रुप लेते हैं तो 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया आता है। लेकिन बेटा गैस फेज में अभी भी वही ऑर्डर है, क्योंकि गैस फेज में हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, काफी सिंपल से। यहाँ देखो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्ट लेगा, जबकि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज्ड होगा। तो जो लोकेलाइज्ड लोन पेयर्स हैं दे आर मोर बेसिक कंपेयर टू डी लोकेलाइज्ड, ठीक है। तो ये ऑर्डर आना चाहिए बेस स्ट्रेंथ का। यहाँ देखो एक अमीन है, एक अमाइड है, यहाँ पर देखो जो लोन पेयर है वो C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस में पार्ट लेगा, जबकि यहाँ लोन पेयर क्या रहेगा, लोकेलाइज्ड रहेगा, और इसीलिए ये ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर कोई NH2 ग्रुप बेंजीन में लगा हुआ है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई बड़ा ग्रुप आ रहा है, तो क्या होता है जब इसका प्रोटोनेशन होता है तो जो स्टेरिक क्राउडिंग है वो बढ़ जाती, पहले ही काफी ज्यादा है, क्योंकि क्लोज ग्रुप है G जो कि अच्छी खासी स्पेस गेन कर रहा है। और जब आप यहां पर प्रोटोनेशन कर देते हैं, प्लस लगा देते हैं, तो क्राउडिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। और इस क्राउडिंग को कम करने के लिए जो ये नाइट्रोजन एटम है इस एक H+ को वापस भेज देता है। मैं ये कहूंगा कि अगर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, अगर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहां पर हमारे पास NH2 है और एक ग्रुप है कोई, लेट्स से G, ठीक है, एक ग्रुप है हमारे पास, थोड़ी सी ग्लिचेस हैं इसमें, ठीक है। तो हमारे पास में एक ग्रुप है G जो ऑर्थो पोजीशन पर है, ओके। तो जब हम इसको प्रोटोनेशन कर देते हैं तो प्रोटोनेशन से ये बन जाता है NH3+ और ऑर्थो पर G है। तो ये क्या होगा, रिपल्शन फील करेगा, और रिपल्शन फील करके रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, और इसी को कहते हैं SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो H+ है वो आसानी से इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बना नहीं पाता है, क्योंकि उसके आने से तबाही मच रही है, ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रही है। और इसीलिए ऑर्थो डेरिवेटिव जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं कंपेयर टू मेटा पैरा आइसोमर्स, ठीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया जाए, अब यहाँ पर NH2 की देखो ऑर्थो पोजीशन पर NO2 दे दिया, तो ये तो लेस बेसिक हो ही गया, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, इसको 4 हम कंसीडर कर लें। इन तीनों में अगर अपन देखें तो हम जानते हैं कि जो लोन पेयर है उसको कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप मिल जाए, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो खींचने वाला ग्रुप मिल जाए तो वो बेस स्ट्रेंथ को कम करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर अपन बात करें -M की, तो वो बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा, उससे कम डिक्रीज करेगा -H, उससे कम डिक्रीज करेगा -I, +I बेस स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, +H और ज्यादा बढ़ाएगा, और +M और ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो सपोर्ट मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और बेस स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। जैसे बी ऑप्शन है, अब बी ऑप्शन में क्योंकि ये मेटा पर है, मेटा पर लगता है ओनली -I, ठीक है, पैरा पर लगता है -M जो कि स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, -I और -M में से -M स्ट्रॉन्गर है, और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहां पर तो SIP आ रहा है, मतलब ये तो 4th हो गया। अब इनमें देखें तो ये दोनों विड्रॉ करने वाले ग्रुप हैं, बेस स्ट्रेंथ को कम करेंगे,
और ये टॉपर होगा इसका, ठीक है। कम से कम कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है तो कोई ले भी तो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये 3rd नंबर पर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2nd नंबर पर। ओके, तो इस तरीके से हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर अगर आप देखो तो इन सब का हमें करना है कंपैरिजन, ठीक है। एक बार थोड़ा देख भी लीजिए और सोच भी लीजिए। तो अगर अपन यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में सारे के सारे ही अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। पैरा पोजीशन पर जो CH3 लग रहा है ये +H लगा रहा है, ठीक है। मेटा पोजीशन पे जो CH3 लगा हुआ है ये +I लगा रहा है। और बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा सर यहाँ तो SiP लग रहा है, प्रोटोनेट नहीं हो पाएगा। भैया वो एनिलीन है ही नहीं, एनिलीन का डेरिवेटिव ही नहीं है, वो तो लोकेलाइज्ड लोन पेयर है जो बेंजीन रिंग में पार्ट ही नहीं ले रहा। नंबर 1 है ये, ठीक है। लोकेलाइज्ड, ये सारे डीलोकेलाइज्ड हैं और इसमें स्टेरिक क्राउडिंग का कोई मीनिंग ही नहीं है क्योंकि कार्बन चेन के बाद NH2 ग्रुप है। स्टेरिक क्राउडिंग तो कार्बन CH2 और CH3 में होगी, ठीक है। तो लोकेलाइज्ड वो टॉपर है। ओके, इसमें अगर अपन देखें तो ये 2nd टॉपर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये 3rd टॉपर है क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट +I नहीं है, +H स्ट्रॉन्गर है। और ये सबसे वीक हो जाएगा क्योंकि इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है। ओके, अब देखो बेटा कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो गुआनाडीन बेस्ड टाइप के हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गुआनाडीन, यहां से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास 3 नाइट्रोजन एटम है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये जो है ये डीलोकेलाइज्ड है और ये नाइट्रोजन क्या है, लोकेलाइज्ड है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी प्रोटोनेशन होगा हमें उस नाइट्रोजन के बारे में सोचना है जो क्या है, लोकेलाइज्ड नाइट्रोजन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लोन पेयर को पाई में, पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट किया और ये पाया कि इस कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, माइनस चार्ज आ रहा है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड तो आ रहा है। तो अगर ये नाइट्रोजन यहां रहेगा तो ये +M या इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पर माइनस चार्ज बढ़ाएगा, या ये नाइट्रोजन अगर रहेगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पर माइनस चार्ज बढ़ाएगा। तो ये दोनों अगर रहेंगे तो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस चार्ज नाइट्रोजन पर रहेगा और ये H+ को क्या होगा, आसानी से गेन कर पाएगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो अगर हम यहाँ पर इन तीनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो मेरी बात सुनो, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये ही नाइट्रोजन है जो लोकेलाइज्ड लोन पेयर कैरी कर रहे हैं। अब इस पर दूसरे ग्रुप का क्या इफेक्ट है वो देखते हैं। ये NH2 है, ओनली 1 - M, ये तो +I ग्रुप है। यहाँ देखो एक भी प्लस मतलब एक भी नाइट्रोजन नहीं है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पर माइनस चार्ज को बढ़ा सके। तो ये ही सबसे स्ट्रांग होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे एंड देन दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंपैरेबल लगे होंगे। और अगर आप इसको थोड़ा सोच करके आंसर करते हैं तो पहले तो हमने एटम आइडेंटिफाई किया लोकेलाइज्ड लोन पेयर, इसमें हमने ये एटम आइडेंटिफाई किया लोकेलाइज्ड लोन पेयर। यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, यहाँ पर देखो ये तो खैर बढ़ाएगा ही, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन आइटम का सपोर्ट है, यहाँ पर केवल एक ही नाइट्रोजन आइटम का सपोर्ट है और इसीलिए ये मोर बेसिक हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसमें अगर हमें कंपैरिजन करना है और हमें बेस स्ट्रेंथ ढूंढना है किसका ज्यादा है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले मैंने इसको टॉपर डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि एक तो माइनस चार्ज है, दूसरा ये लोकेलाइज्ड भी है, लोन पेयर इज लोकेलाइज्ड, तो ये टॉपर हो जाएगा नंबर 1। इन दोनों में अगर अपन देखें तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है और ये लोन पेयर भी पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये एक नॉर्मल सा रेजोनेंस है। यहाँ पर ये लोन पेयर है पार्ट ऑफ एरोमेटिक है ये, क्योंकि ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम है तो ये लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके और ये आयन बना लिया तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा जो कि लेस स्टेबल है, ठीक है। तो हम ये चाहते नहीं है कि स्टेबिलिटी कम हो, मॉलिक्यूल्स हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी सबसे कम टेंडेंसी है H+
के साथ बॉन्ड बनाने की, क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल है, एरोमेटिक सिस्टम है और इसकी मोर टेंडेंसी है, क्योंकि कम से कम जब प्रोटोनेशन होगा तो इसका डीलोकलाइजेशन तो जाएगा मगर एरोमेटिसिटी तो नहीं जाएगी, क्योंकि ये खुद भी नॉन एरोमेटिक है और आफ्टर प्रोटोनेशन जो बनेगा वो भी नॉन एरोमेटिक ही है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा एरोमेटिसिटी में। तो ये हो जाएगा नंबर 1 नेगेटिव चार्ज एंड लोकलाइज्ड लोन पेयर, ये लास्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है लोन पेयर। ओके, कुछ बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड होते हैं और स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड हो जाते हैं। कई बार आपने देखे होंगे कौन सा कंपाउंड NaOH में सॉल्युबल है, NaHCO3 में सॉल्युबल है, NaNH2 में सॉल्युबल है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए इस टेबल का आप यूज करें। ठीक है, सल्फोनिक एसिड मैंने बताया, देन कार्बोक्सिलिक, देन कार्बोनिक एसिड, देन फिनॉल, देन वाटर, देन अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, 2 बार मैंने लिख दिया है, इसको हम हटा लें। ठीक है, वाटर के बाद में वाटर के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद अल्काइन, अमोनिया एंड अल्केन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं इनमें यहाँ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन sp3 नाइट्रोजन, तो ये ऑर्डर हमें एसिड स्ट्रेंथ का मिलता है। अब क्योंकि ये ऑर्डर हमें मिलता है तो हम ये जानते हैं कि जब भी हमें कंपैरिजन करना रहेगा तो हम इस तरीके से एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर लेंगे। और ये वाले जो मैंने लेफ्ट में लिखे हैं इनमें से बहुत सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होगी तो हमेशा वो कहाँ जाएगी, जैसे मान लो NaOH से आपने रिएक्शन कराई तो मैं इसको बेस की तरह कंसीडर कर रहा हूं और इसको मैं एसिड की तरह कंसीडर कर रहा हूं। तो जब ये H+ लूज करेगा तो ये कॉन्जुगेट बेस बना लेगा। ठीक है, और जो NaOH है ये H+ गेन करके H2 बना लेगा। रिएक्शन वही फॉरवर्ड जाती है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड से हम वीक एसिड की ओर जा रहे होते हैं। यहाँ रिवर्स भी हम बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, क्योंकि हमने टेबल बनाई है तो हम एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि HA से हम क्या बना रहे हैं, H2O। इसका मतलब NaOH से वही रिएक्शन कर सकता है, वो एसिड रिएक्शन कर सकता है जो क्या हो, जो स्ट्रॉन्गर एसिड हो। किससे स्ट्रॉन्गर एसिड हो, वाटर से। ठीक है, तो वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड हो मतलब ये क्या होना चाहिए, H2O शुड बी वीकर एसिड। तो जब भी हमें कभी ये चेक करना रहेगा कि NaOH से कौन रिएक्शन करेगा तो हम वाटर के लेफ्ट वाले सारे स्ट्रॉन्ग हैं, वो तो रिएक्शन करेंगे, लेकिन राइट वाले सारे क्या हैं, वीक हैं, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें NaNH2 सोडा अमाइड से, तो कोई भी एसिड HA जब NaNH2 से रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा अमोनिया, जो कि वीक एसिड होना चाहिए। और ये क्या, अगर ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तभी रिएक्शन आगे जा सकती है। तो NaNH2 अगर हमें चेक करना है तो हम क्या यूज कर लेंगे, अमोनिया। तो अमोनिया के लेफ्ट वाले सारे क्या होगा, रिएक्शन में पार्ट लेंगे, लेकिन राइट वाले पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो NaNH2 के साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस वही बना सकता है जो अमोनिया से स्ट्रॉन्ग हो, मतलब लेफ्ट वाले। टर्मिनल अल्काइन तो बना सकता है मगर अल्केन बना नहीं सकता है। ठीक है, जैसे NaHCO3 की बात करें तो ये होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और NaHCO3 से बनता है H2CO3, ये होना चाहिए वीक। तो अगर हमें NaHCO3 दिया है तो हम क्या चेक करने लग जाएंगे, H2CO3। ठीक है, तो H2CO3 हम चेक करने लग जाएंगे। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी H2CO3 की, तो H2CO3 के अंदर क्या होगा, जो भी इसके लेफ्ट वाले एसिड्स होंगे वो सारे स्ट्रॉन्ग होंगे और जो राइट वाले एसिड्स होंगे वो सारे वीक एसिड्स की कैटेगरी में जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाना जिसमें कि NaHCO3 के साथ कौन रिएक्शन करेगा या कौन सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि H2CO3 जो है डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है किसमें, H2 और CO2 में। किसमें डिसोसिएट हो जाता है, H2O और CO2 में। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या कौन से एसिड्स हैं जो NaHCO3 के साथ CO2 गैस लिबरेट करते हैं। तो कौन कौन से होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और ये सारे तो होंगे,
लेकिन जो राइट वाले होंगे फिनॉल, H2O, ठीक है, वाटर, ये सब रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एक बात और बताएं, इस टेबल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप और नोट कर लीजिए कि यहां पर अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल रहेगा तो वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन करता है, और जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल को यूज करके और इस तरीके के जो स्पॉन्टेनिटी वाले क्वेश्चंस हैं, सोडियम सॉल्ट कौन बना रहा है, कौन वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बना रहा है, या फिर हम ये बोले कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो क्वेश्चंस कर सकते हैं।